फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का आपके टर्म 2 में जो आ रहा है चैप्टर नंबर 12 मस्ट डू से हम लोग करेंगे, जिसका नाम है आपके चैप्टर का विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है और इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है शायद थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम मस्ट डू से इसको करेंगे कि मस्ट डू में क्या क्या है इस चैप्टर में। मतलब मस्ट डू में तो वही दिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको करना ही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के मस्ट डू और जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी वीडियोस हैं, उसको देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत, देखो विद्युत होता क्या है। तो ओम का नियम, प्रतिरोध। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि इस सिलेबस में आ क्या कह रहा है, मतलब इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में आपका वैसे तो मोस्टली सारी ही चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ इसमें डिलीटेड है, जनरेटर वाला। जो लास्ट में जनरेटर है ना, वो इस चैप्टर में नहीं आ रहा है, बाकी तो सब आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा है। विद्युत धारा कहते हैं किसको है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक में, मान लीजिए ये चालक है, इसमें जिस स्पीड से विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, मतलब इस तरह से ये प्रवाहित हो रहा है, तो उस प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम जब लाइट जलाते हैं तो भाई क्या होता है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना। तो विद्युत आवेश के, यानी जब कोई आवेश का मतलब प्लस माइनस जो भी साइन हो, तो किसी आवेश के प्रवाह, जब किसी चालक में कोई आवेश प्रवाहित होने लगता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज करिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डन। ओके, अब विद्युत धारा को I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और आवेश को किससे करते हैं, Q से करते हैं। और समय को तो आपको पता है T से करते हैं। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, विद्युत धारा बराबर है आवेश बटा समय। ठीक है, अब विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, जिसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है। मतलब कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जहाँ भी जिस भी चीज़ के साथ एम्पियर दिया होगा, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद 1 एम्पियर, जब किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि जब मान लो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है, तो उस चालक में विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। इसको हाँ आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो देखो परंपरा के अनुसार विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉनों की गति में नहीं, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, क्योंकि जब जब पता चला विद्युत धारा की दिशा का, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, बाद में खोज हुई। तो इसीलिए जब इसमें देखा गया तो पाया गया कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभवांतर। तो किसी विद्युत परिपथ में, मान लो एक विद्युत परिपथ आपका इस प्रकार से बना है, इसमें एकांक आवेश, मान लो इस एकांक बिंदु से धन आवेश इस प्रकार से जा रहा है एक बिंदु दूसरे बिंदु तक, तो इसके बीच में ले जाने में उसको कितना कार्य किया गया। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में एक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य एक बिंदु से दो बिंदु के बीच में, जैसे आपका ये परिपथ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये आपका यहाँ से मान लो जा रहा है, इस बिंदु से स्टार्ट हुई विद्युत धारा जाना और इस बिंदु तक आई, तो इसके बीच में किया गया कार्य जो है उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं। 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटा 1 कूलम, किया गया कार्य बटा आवेश। ठीक है, अब 1 वोल्ट किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी मैंने बताया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं।
जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम किया जाए, 1 जूल, तो उसे क्या कहेंगे कि भाई 1 वोल्ट वो विभवांतर खर्च हुआ। तो V इज इक्वल टू J/C। ओके, कार्य बटा आवेश। अब उसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा भी जाता है। इसका डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है ओम का नियम। एक निश्चित ताप पर, फर्स्ट कंडीशन क्या है, निश्चित ताप यानी जो टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए चालक के सिरों के बीच, मतलब कि जो तार है उसके सिरों के बीच, उसमें होने वाली प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या विभवांतर, मतलब मान लो ये एक चालक है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका जो विभवांतर है वो उसके समानुपाती होता है। आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है अच्छे से कि जब समानुपाती का क्या मतलब होता है कि अगर विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगी। तो समानुपाती को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। और अगर हमें ये समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो इसके लिए हम एक नियतांक लगाते हैं जिसे R कहते हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू RI। ठीक है, फाइनल फार्मूला बन जाता है हमारा V इज इक्वल टू RI। और ये फार्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर R एक चालक का नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, लेकिन आपको अभी इतना ध्यान में रखना है कि ये एक नियतांक है। ठीक है, अब नाइक्रोम, अब आपको जो ये डायग्राम दिखा रखा है इसमें नाइक्रोम के तार के लिए सरल से रेखीय ग्राफ ये दर्शाता है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो जैसे जैसे बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे बढ़ेगी इस साइड, और विभवांतर वैसे ही वैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो यही ओम का नियम कहता है। ओम का नियम क्या करता है, रिमेंबर कर लो, विद्युत धारा अगर किसी समान ताप पर किसी चालक में विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यानी विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद मैंने कहा था प्रतिरोध का पढ़ेंगे। R जो दे रखा है वो क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम को आप इस प्रकार से लिखते हैं। अब ओम किसी चालक द्वारा विद्युत प्रवाह को रोकने की प्रवृत्ति के गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। मतलब R किस चीज़ को इंडिकेट करा कि एक चालक है ना, ये मान लो ये चालक है, तार है, यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, तो यहाँ से एक शक्ति होगी जो उसको रोक रही होगी, एक पावर होगी जो उसको रोक रही होगी। तो वो जो चीज़, वह गुण जो रोक रहा है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू VI, पिछले वाले फॉर्मूले से ही बन गया 1 ओम। अब यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, और धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध कितना होगा उसका, 1 ओम होगा। मतलब कितना शक्ति से वो विपरीत बल लगा रहा होगा, 1 ओम की शक्ति से। ठीक है, अब किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कोई चालक है, मान लो ये तार है ना, कौन सी चीज़ें होंगी जो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या सॉरी इसके जो प्रतिरोध जो लग रहा है, विपरीत जो इसके बल लग रहा है उसको प्रभावित करेंगे, कौन से कारक। ठीक है, हम पहले किए बनाते, यहाँ पे प्रतिरोध लग रहा है। चालक की लंबाई, भाई चालक की लंबाई ये भी प्रभावित करेगी। ये समानुपाती होती है, यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा अगर तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। उसके बाद चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसका क्षेत्रफल घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा। चालक की प्रकृति पर कि वो चालक बना किस चीज़ का है, तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 था उसको मिलाने पर हम क्या पाते हैं कि R अनुक्रमानुपाती है L/A के, है ना, मतलब R समानुपाती है लंबाई की और व्युत्क्रमानुपाती है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो यदि P एक नियतांक है, इसे रो पढ़ते हैं हम इसे क्या पढ़ते हैं, रो, ये इसका साइन ऐसे बनता है। ठीक है, इसे हम रो पढ़ते हैं। रो भी एक नियतांक है जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता का है। डोंट बी कंफ्यूज, R इज अ प्रतिरोध एंड रो इज अ प्रतिरोधकता। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे आपको दिखा रखा है प्रतिरोध का।
मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, अभी हमने रो के बारे में पढ़ा ना, रो का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो उनकी मूल धातुओं से मिश्र धातु जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता मूल धातुओं से ज़्यादा होती है। मिश्र धातु मतलब जब हम दो तीन धातुओं को मिला देते हैं तो एक धातु से ज़्यादा उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। अब मिश्र धातु उच्च ताप पर जल्दी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जल्दी नहीं जलते हैं, है ना। तो इनका प्रयोग इसीलिए तापीय यंत्र जैसे प्रेस, हीटर, ओवन, इन सारी चीज़ों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जल्दी दहन नहीं होते, जल्दी जलते नहीं, इसलिए प्रेस, ओवन, हीटर, इन सारी चीज़ों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु का या धातु का? मिश्र धातु का। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद देखो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का क्या था? ओम। प्रतिरोधकता का क्या है? ओम मीटर। ठीक है, इन सारे साइंस को, ऐसा ही मात्रक को आपको ध्यान में रखकर चलना। अब रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, प्रतिरोध गुना उसके अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। और इसका ऐसे ही मात्रक इसका ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये हम पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है? ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये श्रेणी क्रम में। अब आप बोलोगे कैसे? श्रेणी क्रम में देखो क्या होता है, जो आर, जो हमारा कुल प्रतिरोध है, और श्रेणी क्रम में सारी सीरीज में लगी होती है। आप देख रहे हो इस प्रकार से सीरीज में लगी हुई है। ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है यहाँ पे, R1, R2, R3, ये कैसे लगी हुई है? सीरीज में, एक लाइन में लगी हुई है ना, एक लाइन में लगी हुई है। तो ऐसे संयोजन को हम, जो प्रतिरोधों का सीरीज वाला संयोजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर मतलब क्या होता है? पैरेलल। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पैरेलल मतलब समांतर, एक के सामने एक, एक के सामने एक, इसे हम कहते हैं पैरेलल। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये समांतर है। ये देखो कैसे है, क्योंकि R1 समांतर R2 समांतर R3 ऐसा दिखा रहा है आपको डायग्राम में, है ना। तो ऐसे वाला जो संयोजन होता है चालक का, प्रतिरोध का, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? पाशानुक्रम या समांतर संयोजन। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन को हम पाशानुक्रम या समांतर संयोजन कहते हैं। इसमें जो आर हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन जो ये वाला था श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें नॉर्मल सा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, सीरीज में लगी हुई है। और इसमें क्या है? इसमें ये किस में लगी हुई है? इसमें ये पैरेलल लगी हुई है। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ताप से आप क्या समझते हो? ताप से आप समझते हो कि टेम्परेचर, है ना, ये तो समझते हो। तो जब विद्युत धारा को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक चालक में प्रवाहित किया जाता है, मतलब जब उसे ज़्यादा विद्युत धारा किसी चालक में डाली जाती है तो क्या होगा? तो जो विद्युत प्रवाह की ऊर्जा पूरी तरह से गर्मी के रूप में समाप्त हो जाती है। एक बार मैं इसको और पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसमें क्या होता है? जब विद्युत धारा को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक चालक में प्रवाहित किया जाता है, मतलब जब विद्युत धारा को किसी चालक में विशुद्ध मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रवाहित किया जा रहा है, तो विद्युत प्रवाह की ऊर्जा पूरी तरह से गर्मी के रूप में समाप्त हो जाएगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिरोध गर्म हो जाएगा। अब ज़्यादा जब हम यहाँ से ज़्यादा पावर लगाएंगे तो इसको भी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी ना, तो ये जो प्रतिरोध है वो गर्म हो जाएगा। अब इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब हमारा प्रतिरोध बहुत ही गर्म हो जाता है, प्रतिरोधक, तो उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव। अब इस प्रभाव का उपयोग जो गर्म हो जाता है, जहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो ये जो प्रतिरोध है ये भी गर्म हो जाएगा। तो इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? दोनों की जो एनर्जी है उसको मिक्स करके क्या बनता है? एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो एक गर्म, ठीक है ना, एक गर्म सरफेस बनता है। तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि उपकरणों में किया जाता है, जिनको हम जैसे जिसमें गर्मी की ज़रूरत होती है ना। ओवन में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाना पकाने गर्मी की ज़रूरत है ना। तो जो प्रतिरोधक है वो बढ़ा देंगे, विद्युत धारा बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा? जल्दी वो खाना जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, गर्मी से वो पक जाएगा। प्रेस है, आपके कपड़ों को प्रेस करना है, तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा वो जब हीट देगी तो ज़्यादा यहाँ से विद्युत धारा दिया, यहाँ से प्रतिरोध आ रहा है, तो क्या होगा? बीच का जो चीज़ है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, तो इससे कपड़े आपके प्रेस हो जाएंगे। तो जो तापन युक्तियाँ होती हैं ना, उसमें इस तापन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जूल का तापन नियम बहुत बार पूछा जाता है। जूल का तापन नियम
सुनने में लगता है कि यार इसको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो, एक प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, बस उसी को जूल का तापन नियम कहते हैं। मतलब एक प्रतिरोध से, यहाँ से जो पावर लग रहा है विपरीत में, इससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, बस इसी को कहते हैं जूल का तापन नियम। अब इसमें होता क्या है, देखो इसका मेन फॉर्मूला है, जो ऊष्मा की मात्रा उसे हम एच से इंडिकेट करते हैं, हीट। ठीक है, हीट का फॉर्मूला आपको यहाँ दे रखा है I²RT। ठीक है, I²RT होता है हीट का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि जो विद्युत जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर उसका वर्ग बढ़ेगा विद्युत धारा का तो ऊष्मा भी बढ़ेगी। ठीक है, और उसमें प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगी, गर्म होगा। मैंने बताया ना अभी कि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा यहाँ से करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगी, वहाँ से ज़्यादा प्रतिरोध आएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये दोनों चीज़ों पे समानुपाती होती है कि दोनों बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेगा, है ना। दोनों तरफ से जब ज़्यादा पावर आएगी तो बीच में ज़्यादा गर्म होगा जो भी हमारा मटेरियल सरफेस होगा, है ना। अब प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ज़्यादा समय तक विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, प्रतिरोध ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है आपका, I² R/T। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब जूल के तापन नियम का गणितीय रूपकांक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपको बनाने को, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है। यहाँ पे आपको देखो प्रतिरोध दे रखा है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सिंपल सी चीज़ें आपको एक देख रखा है। इसमें आपको बना देना है जूल के तापन नियम का गणितीय रूपकांक। जूल का ऊष्मा का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है आपको, क्या होगा, I²RT। ठीक है, ध्यान में रख लो, रट लो एकदम अच्छे से, H=I²RT, H=I²RT। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। अब जो विद्युत धारा गर्म हो गई है, मतलब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यहाँ से ज़्यादा विद्युत धारा आ रही है, यहाँ से ज़्यादा प्रतिरोध लग रहा है, बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, तो इसमें तो ऊपर यूज़ बता ही दिया था, प्रेस, ओवन, इन सारी चीज़ों में, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, बिजली के बल्ब में बिजली के तापीय प्रभाव के कारण, मतलब कि जो उसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हुई, प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा गर्म हुआ, तो तापीय प्रभाव के कारण बल्ब का फिलामेंट प्रकाश देता है। मतलब कि जो आपके घरों में जो लाइट्स लगी हुई हैं उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा क्या कहते आप कह सकते हैं ज़्यादा ऊष्मा आएगी, ज़्यादा ऊर्जा आएगी, तो क्या होगा, वो जलता है, तो वो गर्म होता है। आप देखते हो ज़्यादा देर चलाओगे तो गर्म हो जाता है वो, क्योंकि वो विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है लेकिन वो जल भी तो रहा है ना। तो वो क्या करता है, प्रकाश देता है। कब देता है, तापीय प्रभाव के कारण ही प्रकाश देता है। और बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन धातु से बना होता है, आपको ध्यान में रखना है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, बहुत अधिक, इसका मतलब, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में, अब जबकि प्रेस होती है घर में, मैंने कहा ना, जो भी चीज़ों में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, प्रेस करने में, ओवन बनाने में, और जो आपका लाइट है ना, लाइट भी तो गर्म होती है, पंखे वंखे से जितनी भी चीज़ें चलती हैं। अब इलेक्ट्रिक आयरन देखो, इलेक्ट्रिक आयरन का फिलामेंट उच्च गलनांक वाले मिश्र धातुओं से, जो उसका फिलामेंट होता है, जो उसमें फिलामेंट लगा होता है, वो उच्च गलनांक वाले मिश्र धातुओं से, मिश्र धातु मैंने बताया था जब 2-3 धातुओं को मिक्स कर देते हैं, तो मिश्र धातु से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, तो उसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर गीजर बनाने में भी किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखना है भाई। फ्यूज़ देखो, यह किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथ और उपकरणों की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है, बहुत ही ईजी है वे में आपको मैं समझा रही हूँ। देखो, मान लो कि आपका ये एक तरह से परिपथ है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, यहाँ पे कूलर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये आपका मेन स्विच है ना। यहाँ पे एक तार लगा हुआ है इस तरह से मोटा वाला, ये आपका फ्यूज़ है, ठीक है। यहाँ से खूब ज़्यादा विद्युत धारा आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा आ रही है। अब ये क्या होगा, यहाँ से आगे जो तार है ना, इसका गलनांक ज़्यादा नहीं होता है, इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक इसलिए कम होता है कि अगर हम ये फ्यूज़ नहीं लगाएंगे तो जो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा आएगी वो इन सारी चीज़ों में जाएगी, बल्ब से सहन नहीं कर पाएगा, फूट जाएगा, या आगे और बढ़ जाएगी विद्युत धारा, पंखा नहीं सहन कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा, कूलर, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन फ्यूज़ लगाने से क्या होगा कि अगर ज़्यादा विद्युत धारा आएगी, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है फ्यूज़ को, कि अगर ज़्यादा विद्युत धारा आए तो ये फ्यूज़ जो है यहीं पर टूट जाए, ठीक है ना, ये फ्यूज़ यहीं से हट जाए, यहाँ से हट जाएगी तो क्या होगा, ये परिपथ बीच में से
टूट जाएगा और ये सारी चीज़ों की सुरक्षा हो जाएगी। अगर हमने फ्यूज़ नहीं लगाया होता तो क्या होता, वो जो विद्युत धारा है बहुत ज़्यादा मात्रा में अनावश्यक रूप से, ज़रूरी नहीं थी इतनी ज़्यादा लेकिन आ गई, है ना। अब अनावश्यक रूप से जो विद्युत धारा आई है उससे क्या होगा, सारे हमारे घर के जो भी उपकरण हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो इसीलिए फ्यूज़ को लगाया जाता है। तो अब इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। फ्यूज़ को डिवाइस के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था सीरीज़ में लगाया जाता है। अब इसमें उपयुक्त गलनांक के धातु मिश्र धातु से बने तार का एक टुकड़ा होता है। मतलब कि गलनांक की धातु या मिश्र धातु का एक टुकड़ा ले लिया और उसी को फ्यूज़ के तौर पर लगा देते हैं। बस ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा आए तो घर में जो उपकरण लगे हैं आपके, पंखा, टीवी, कूलर, ये सब की सुरक्षा हो सके, ठीक है। उसके बाद आपका है कि यदि निर्दिष्ट मान से ज़्यादा विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज़ का तापमान बढ़ जाएगा और फ्यूज़ पिघल देगा और परिपथ टूट जाएगा और सारे जो आगे विद्युत धारा चली जाती है वो वहीं पे रुक जाएगी जब परिपथ टूट जाएगा तो, ठीक है। अब घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्यूज़ की अनुमत विद्युत धारा, मतलब जो हमारे घरों में ज़्यादातर विद्युत धारा फ्यूज़ की, मतलब कितनी विद्युत धारा होती है तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर से 10 एम्पियर इतनी होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आपका विद्युत शक्ति, ठीक है। इस जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें तो मेरा बस आपको मोटिव था चैप्टर अच्छे से पढ़ाना, और मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है विद्युत शक्ति। शक्ति से आप क्या समझते हो? पावर। भाई मेरे पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, हम कहते हैं ना, तो शक्ति को पी से इंडिकेट करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही साइंस में भी शक्ति को पी से इंडिकेट किया, तो आपको याद रहेगा। ओके, अब देखो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब कि किसी विद्युत परिपथ में, मान लो आपका ये परिपथ है, अब इसमें ऊर्जा कितनी एनर्जी लग रही है ना, कितनी एनर्जी लग रही है। कोई अगर हम इसमें पंखा चला रहे हैं, मान लो पंखा चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, यहाँ पे कूलर चला रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा खपत होगी, कितना एनर्जी लगेगा तार का, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसकी दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। शक्ति को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। मैंने आपको बताया पावर। ओके, शक्ति का फॉर्मूला भी इजी है, वही है P = VI, है ना। अभी हमने एक और पढ़ा था V = IR, है ना। तो ये P = VI, और एक और फॉर्मूला है P का, V = यार ये एक सिंपल ही फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, P = VI, ठीक है। अब देखो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि 5 वाट का बल्ब लगाओ, 10 वाट का बल्ब लगाओ, आपने अपने घरों में सुना होगा। तो वाट का क्यों कहते हैं हम? इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो बल्ब है 10 वाट का, ये कितनी ऊर्जा खपत करेगा, कितनी ज़्यादा बिजली बिल लेगा, है ना। तो जो ज़्यादा वाट, जो 40 वाट का बल्ब होगा वो ज़्यादा बिजली बिल लेगा, है ना, ज़्यादा एनर्जी लेगा। अब जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा खाना चाहिए होता है, तो वैसे बड़े बड़े उपकरण हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो छोटा बच्चा होता है वो कम खाना खाता है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बल्ब हैं, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कम ऊर्जा लगेगी, उनको कम खाना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसमें समझ लीजिए कि जो वाट है वो शक्ति का ऐसे मात्रक है, ठीक है। 1 वाट बराबर है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। मतलब कि नॉर्मली जो घरों पर हम जो यूज़ करते हैं, हम जो सामान्य इकाई है इसकी, क्योंकि वाट तो बहुत छोटी इकाई है, ठीक है। वाट तो ये बल्ब हम कहते हैं भाई 10 वाट का, इतने वाट का, उतने वाट का, नहीं, ये जो व्यावसायिक इकाई है वो किलोवाट घंटा है, ठीक है, किलोवाट घंटा है। अब 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है, जिसका मान कितना होता है 3.6 गुना 10⁶। अब 1 किलोवाट घंटा को इसमें डिफाइन करके रखा है। ये आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 1000, इसको आप तोड़ के लिखोगे 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड। अब इससे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस हो गया, हमारा विद्युत शक्ति हो गया, फ्यूज़ बता दिया मैंने, तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग, जूल का तापन नियम, और प्रतिरोधकता, श्रेणी क्रम, ओम का नियम, विभवांतर, विद्युत धारा। हाँ, तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपके जो फ़ोन में यही एक बहुत बड़ा लाभ है आपको
कि हम कितनी भी बार वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा अच्छे से समझिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।